नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो भी इस चैनल पे नए हों कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो के माध्यम से 1/3/2025 चीफ इंस्ट्रक्टर फॉर ईटीसी गाजियाबाद ऑफ इलेक्ट्रिकल RSO डिपार्टमेंट के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था उसके प्रश्न पत्र को लिया गया था, जिसमें 110 क्वेश्चन थे। 100 क्वेश्चन करना अनिवार्य था। पिछले वीडियो में पार्ट 1 में 1 से 50 क्वेश्चन को कवर किया गया था। इस वीडियो में 51 से 110 क्वेश्चन को विथ एक्सप्लेन के साथ कवर किया गया है। तो आइए प्रत्येक क्वेश्चन को हम आंसर के साथ डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है 51, इन द वंदे भारत ट्रेन ईच लाइन एंड ट्रैक्शन कन्वर्टर LTC कंट्रोल सो मेनी ट्रैक्शन मोटर्स। अर्थात वंदे भारत ट्रेन में प्रत्येक लाइन और ट्रैक्शन कन्वर्टर LTC के कितने ट्रैक्शन मोटर को नियंत्रित करता है। तो प्रत्येक मोटर कोच के लिए 2 लाइन ट्रैक्शन कन्वर्टर होते हैं और प्रत्येक लाइन ट्रैक्शन कन्वर्टर 2 ट्रैक्शन मोटर को कंट्रोल करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 2 ट्रैक्शन मोटर। नेक्स्ट है, व्हेन इज ए हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर्स है। जनवरी 26, जून 5, सितंबर 14, मार्च 18। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर तथा विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 14 सितंबर। नेक्स्ट है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष BG खेर हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, विच लैंग्वेज इज नॉट लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है। तो ये है इंग्लिश। ऑप्शन हो जाएगा सी। 8वीं अनुसूची अनुच्छेद 3441 और 531 में भाषाएं जो हैं टोटल 22 भाषाएं हैं, जो कि आप इस यहाँ देख सकते हैं। टोटल 22 भाषाएं हैं जिसमें इंग्लिश भाषा शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, हिंदी में प्रवीण कर्मचारी की परिभाषा किस नियम के तहत दी गई है। तो हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों को राजभाषा नियम 1976 के नियम 84 में परिभाषित किया गया। इस नियम के मुताबिक हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों को अपना पूरा कार्यालयी काम हिंदी में करना है। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा राजभाषा नियम 1976 नियम 8। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, तकनीकी मौलिक पुस्तक लेखक पुरस्कार योजना किसके नाम पर है। तो तकनीकी मौलिक पुस्तक लेखक लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर है। इसमें और देख सकते हैं, मुंशी प्रेमचंद पुरस्कार योजना, इसके अंतर्गत आपको काव्य संग्रह, उपन्यास, कहानी याद पुस्तक लेखन पर मिलता है। लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक पुस्तक लेखक रेल से संबंधित तकनीकी विषयों पर, तथा मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना के अंतर्गत इसके अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ काव्य संग्रह के लिए पुरस्कार योजना दी जाती है। नेक्स्ट है, राजभाषा नियम 1963 की धारा 4 से संबंधित है। तो राजभाषा नियम 1963 की धारा 4 प्रेस और अन्य कार्यालयों में हिंदी और अंग्रेजी में अनुदेशकों से संबंध है। तो इसमें दिया है, क्षेत्र राजभाषा समिति के गठन से, राजभाषा पर संसदीय समिति के गठन से, नगर राजभाषा समिति के गठन से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य राजभाषा के संदर्भ में सी क्षेत्र अर्थात ग क्षेत्र में आता है। तो ये ऑप्शन है डी, असम। आप देख सकते हैं इस में फिगर में आपको चित्र में दिख रहा होगा कि क क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ये भाषाएं हैं और ख क्षेत्र के अंतर्गत ये आने वाले हैं और ग क्षेत्र के अंदर ये वाले हैं, जो कि प्रश्न में असम दिया था सी क्षेत्र में। तो यहाँ असम ग क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट हिंदी डिजाइनेशन ऑफ इन डे इन द CEE। डिप्टी सी, द डिप्टी CEE। इस क्वेश्चन में डिप्टी CEE पूछा गया है। तो CEE का होता है चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, यदि डिप्टी सी लगा है
तो इसका सही हो जाएगा उप मुख्य विद्युत अभियंता, ऑप्शन ए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, उप मुख्य विद्युत अभियंता, क्योंकि यहाँ डिप्टी CEE है। नेक्स्ट है, ब्रॉड गेज में पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ब्रॉड गेज में पटरियों के बीच की दूरी 1676 होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, यदि न्यूट्रल सेक्शन से गुजरते समय BL/DJ खोलने पर DJ नहीं खुलेगा तो क्या होगा? पैंटोग्राफ नीचे हो जाएगा, DJ लॉक हो जाएगा, OHE को नुकसान हो जाएगा, नुकसान पहुंचेगा, कुछ नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, OHE को नुकसान होगा। स्पार्किंग होने से DJ यदि ओपन न्यूट्रल सेक्शन पे नहीं होगा तो स्पार्किंग होने से OHE को और प्लस पेंटो को भी नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट है, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग इज ए डन फॉर। तो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग इज ए टू डिटेक्ट द क्रैक, यानी टू डिटेक्ट द क्रैक, दरार का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, DGA टेस्ट इज ए परफॉर्मेन ऑन, यानी DGA का टेस्ट किस पे किया जाता है? कार्डियम कंपाउंड, ग्रीस, ट्रांसफार्मर ऑयल, ग्रीस ऑयल। तो DGA होता है आपका डिसॉल्व गैस एनालिसिस। DGA टेस्ट ट्रांसफार्मर के तेल पर किया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ट्रांसफार्मर ऑयल। नेक्स्ट है कि WG9 लोको में लाइन पर कितने बर को आइसोलेट किया जा सकता है? तो 3 फेज में टोटल आपको 3 बार मिलते हैं। यदि लाइन पर है तो आप मैनुअली आप एक बार आइसोलेट होता है, ऑनलाइन 1 बार को आइसोलेट किया जा सकता है। यदि एक साथ 2 बार आइसोलेट हो जाएगा तो मैन पावर आप हो जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 बार, या ऑक्सिलरी 1 बार, या जिसे हम लोग ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 बोलते हैं। नेक्स्ट है, एंगल ट्रांसमीटर इज यूज फॉर। तो एंगल ट्रांसमीटर का यूज जो हमारे WG9, WAP7, P और P5 लोगों में जो हमारा थ्रॉटल होता है एंगल ट्रांसमीटर के बेस पे काम करता है, तो इसके द्वारा T या B कंट्रोल होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, TV कंट्रोल। नेक्स्ट है, प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा का मान किसके समानुपाती होता है? तो देखेंगे कि समांतर में हमारा सर्किट इस तरह से होता है। समांतर में देखेंगे कि हमारा जो धारा होता है वो कुल धाराओं के बराबर होता है, जो कि हमारा प्रतिरोध I बराबर करंट धारा बराबर होता है V/R। तो यहाँ पर समांतर में पूछा है तो भी इसका सभी पर्वत में भी समान रहेगा, तो 1/R = 2, तो इसका रेजिस्टेंस वैल्यू 1/1/R हो जाएगा, अर्थात I प्रोपोर्शनल R के, अर्थात सभी प्रतिरोधों के मान के समानुपाती होता है, तो इसका मान ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, द इंसुलेटर बिटवीन द 2 प्लेट ऑफ इन द कैपेसिटर इज ए कॉल्ड, यानी 2 इंसुलेटर 2 प्लेट ऑफ इन द कैपेसिटर के 2 प्लेटों के बीच में जो इंसुलेटर लगा रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं। क्योंकि यहाँ दे सकते हैं कि कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर इज ए डिवाइस हैविंग द कैपेसिटी स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिटवीन इन द 2 द कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेट बाय द वन द इंसुलेटिंग डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इज ए रेसिस्टेंस चेंज इन द वोल्टेज बाय अलाउइंग द चार्जिंग डिस्चार्जिंग करंट। और इसके फार्मूला की बात करें तो देखेंगे कि इसका जो हमारा फार्मूला है C = Q/V होता है, अर्थात कैपेसिटर का जो Q = चार्ज इन द कूलम होता है, V द वोल्टेज अक्रॉस इन द प्लेट इन द वोल्ट, अर्थात C = आपका हो जाएगा Q/V, जहाँ Q क्या है? कूलम है, V क्या हमारा वोल्टेज है, तथा C का मान हो जाएगा आपका फैराड। तो इसका सही आंसर होता है कि कैपेसिटर के 2 प्लेटों के बीच में जो आपका इंसुलेटिंग मटेरियल होता है उसे हम डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं, अर्थात ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, व्हेन डज इन द कार्डियम कंपाउंड फ्लो द वीकली, यदि कार्डियम कंपाउंड कब स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होता है? इसका आंसर जो कन्फर्म नहीं है, इसको देखिएगा। नेक्स्ट है कि विच द फॉलोइंग लोकोमोटिव हैज द हाईएस्ट हॉर्स पावर? G9SC, WAP7, WAG12, WAP4। तो सबसे हार्स पावर लोको होता है WAG12, 12 हार्स पावर, यहाँ डाटा दिया गया है। यदि हार्स पावर आपका WAG 12 है तो 12,000 हार्स पावर, WAG9HS है तो 9,000 पावर, WAG9SC SCHI है तो 6,120 हार्स पावर होता है, WAP का 6,120 होता है, WAP5 का आपका 5,000 या 5,060 HP होता है, यदि WAG7 है तो 5,000 HP, तथा WAG5 है तो 3850 HP की हार्स पावर के होते हैं। नेक्स्ट है,
टाइप ऑफ द पेंटोग्राफ यूज इन द 3-फेज लोकोमोटिव, AM12, AM92, IR03 ऑल अवेलेबल। ये सभी पुराने टाइप के हमारे जो ओल्ड पेंटो हैं जो कि सभी यूज होते थे, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव, क्योंकि अब जो पेंटो लगाए जा रहे हैं वो आपको हाई रीच HP हाई रीच पेंटो मिलेंगे आपको, हाई रीच हाई स्पीड के पेंटो भी आपको मिलेंगे, जो कि पुराने क्वेश्चन से दिया गया तो इसमें से ऑल ऑफ द एबव सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ एन द AC सर्किट। AC सर्किट में पावर फैक्टर, तो हम पावर फैक्टर पे जिक्र कर लेते हैं। पावर फैक्टर PF इज द रेशियो बिटवीन द एक्टिव पावर या रियल पावर कह लीजिए KW एंड द अपरेंट पावर। तो पावर फैक्टर cos 5 होता है एक्टिव पावर KW बटा अपरेंट पावर। और पावर फैक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक लैग होता है, एक लीग होता है। द करंट लैग्स वोल्टेज लाइक इन द इंडक्टिव लोड, इट इज ए कॉल्ड लैगिंग पावर फैक्टर। व्हेन करंट लैग इन द वोल्टेज इन द कैपेसिटिव लोड्स, इट इज ए कॉल्ड इन द लीडिंग पावर फैक्टर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पावर फैक्टर इक्वल टू होता है आपका हो जाएगा कि रेशियो ऑफ द रियल पावर फैक्टर टू अपरेंट पावर फैक्टर, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 इन WG980 C स्टैंडर्ड फॉर। तो WG980 में C होता है कन्वेंशनल ब्रेक रिगिंग, यानी ये कन्वेंशनल लोगों की तरह ही जो हमारे ब्रेक सिलेंडर और ब्रेक ब्लॉक जो हैं उसी तरह से लगे होते हैं, पार्किंग ब्रेक नहीं इसमें होता है, तो उसी को लिखा है कि कन्वेंशनल ब्रेक रिगिंग। यहाँ पर देखेंगे कि साइड में G9 लोगों के क्लासिफिकेशन दिया गया है, जिसमें आप लिखते हैं G9 हो तो 9 जनरेशन, G9H में EH फॉर स्टैंडर्ड हैवी एक्सल लोड होता है, G9HI में आपका HI फॉर IGBT हो जाता है। इसमें HI यदि लिखा है तो H फॉर हैवी एक्सल लोड, I फॉर IGBT हो जाता है। HC है तो वही आपका H फॉर हैवी एक्सल लोड एंड C फॉर कन्वेंशनल ब्रेक रिगिंग सिस्टम। G9HH डबल लिखा है तो H फॉर स्टैंडर्ड फॉर हाई एक्सल लोड एंड एक H का प्रयोग हो जाता है हाई पावर आउटपुट। नेक्स्ट है व्हाट इज द CBC स्टैंडर्ड स्टैंड्स फॉर, यानी CBC जो हमारा होता है सेंटर बफर कपलर, तो इसका सही हो जाएगा सेंटर बफर कपलर, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सेंटर बफर कपलर। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूज फॉर द कैटल गार्ड। कैटल गार्ड का यूज कब होता है, लोको बैलेंसिंग टू प्रोटेक्ट अंडर बॉडी इक्विपमेंट 1 and 2 नन, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा टू प्रोटेक्ट अंडर बॉडी इक्विपमेंट। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड सेटिंग अप इन द फीड पाइप प्रेशर इन द WAG7, तो फीड पाइप प्रेशर आपका स्टैंडर्ड 6 kg/cm² होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है डी पर्पज ऑफ इन द अनलोडर बाल्ब। जो हमारे 3-फेज लोको में अनलोडर बाल्ब लगे हैं या कन्वेंशनल लोको में अनलोडर बाल्ब लगे हैं, तो उसका काम क्या होता है, यह CP और NRB के बीच में लगा होता है। इसका काम है MCP को ऑफ लोड पर स्टार्ट करना। MCP स्टार्ट होने से पहले MCP और NRB के बीच पाइप के प्रेशर को निकाल देता है। यदि कन्वेंशनल लोको की बात करें तो आपको ये जहाँ पर हमारे MCP लगा होता है वहाँ मिलेगा। यदि हम 3-फेज लोको की बात करें कि तो ये आपको अंडर फ्रेम में मिलेगा, बैटरी बॉक्स नंबर 2 के ऊपर मिलता है। तो इसका मेन काम है अवॉइड बर्निंग ऑफ द MCPA, यानी अनलोडर वाल्व क्या है कि कंप्रेसर को बर्निंग होने से बचाता है, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ कंप्रेस्ड एयर प्रेशर। कंप्रेस एयर प्रेशर को kg/cm² में मापते हैं। नेक्स्ट है कि WAG9 में स्पीडोमीटर का MCB नंबर क्या है, तो WAG9 में या WAP7 हो और WAP5 हो, स्पीडोमीटर की MCB 127.9/2 होता है। लोकेशन पूछता है तो HV2 पैनल में, इसका मेन यूनिट पूछता है तो कैप2 साइड दीवार पर मशीन रूम में लगा होता है। यदि यह किस व्हील से कनेक्ट होता है, तो आपको P7 G9 लोको में व्हील नंबर 8 के एक्सल और P5 में व्हील नंबर 6 के एक्सल से कनेक्ट होता है। तो इसमें यहाँ हमको MCB का आंसर देना है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 127.9/2। नेक्स्ट है ट्रैक्शन मोटर यूज इन द WAP7 लोको। तो WAP7 लोको में ट्रैक्शन मोटर 3-फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होता है। नेक्स्ट है WAP5 लोको में कितने ट्रैक्शन मोटर उपयोग किए जाते हैं,
तो WAP5 में टोटल ट्रैक्शन मोटर 4 होता है। यदि एक्सल की बात करें तो 4, व्हील की बात करें तो 8, यदि ट्रैक्शन मोटर पूछता है तो 4। नेक्स्ट, आउटपुट वोल्टेज अप इन द बर इन द WAG9 लोको, यानी आउटपुट बर जो ऑक्सिलरी कन्वर्टर होता है कितना आउटपुट देता है, तो वो होता है 450 वोल्ट होता है 3 फेज। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। हम देख लेते हैं इसके और बारे में। G9 P7 P5 लोको में SR का आउटपुट वोल्टेज पूछता है तो 2180 वोल्ट 3 फेज होता है। यदि बर का आउटपुट वोल्टेज पूछता है तो 472 वोल्ट 3 फेज AC होता है। होटल लोड का आउटपुट वोल्टेज पूछता है तो 750 वोल्ट 3 फेज AC होता है। यदि ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर का आउटपुट वोल्टेज की बात करें या क्वेश्चन में पूछे तो 415/110 वोल्ट सिंगल फेज AC होता है। अर्थात इनमें से जो भी आपका एक क्वेश्चन पूछे तो उसको आप कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ PTDC। तो PTDC को हम न्यूमेटिक टाइम डिपेंडेंट कंट्रोलर बोलते हैं। जब ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक फेल हो जाता है तो PTDC करके 10 kA से ब्लॉक सेक्शन क्लियर करते हैं। यदि प्रश्न में पूछा जाए PTDC के समय किस MCB को ट्रिप करते हैं तो 127/7 को। यदि किस काक को बंद करते हैं तो किस काक को ओपन करते हैं तो हो जाएगा पर काक। तो इसमें सिर्फ PTDC का ये स्टैंड फॉर्म पूछा है तो इसका हो जाएगा न्यूमेटिक टाइम डिपेंडेंट कंट्रोलर। नेक्स्ट है सब सिस्टम नंबर द हार्मोनिक फिल्टर इन द WAP7। हार्मोनिक फिल्टर का सब सिस्टम, तो ये तो आई होप कि सभी लोगों को सब सिस्टम याद होता है। सबसे याद करने का थोड़ा सा आसान तरीका है। जैसे मान लीजिए कि पहला होता है तो पहले को जान लीजिए मेन पावर होता है, और 2 और 3 बोगी 1 बोगी 2 होता है। बचे 4 और 5। 4 और 5 में हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हार्मोनिक फिल्टर किसका है, होटल लोड किसका है। तो एक को हम याद कर लेते हैं कि हार्मोनिक किसका है, होटल लोड किसका है। जैसे कि मान लीजिए कि ये होटल लोड है तो ये SS5 है, तो हम एक ट्रिक थोड़ा सा है जैसे कि अपना कि 5 स्टार होटल, यानी 5 स्टार होटल को याद रखिए तो इसका सब सिस्टम मतलब SS5 हो गया और हार्मोनिक फिल्टर ऑटोमेटिक आपका 4 नंबर हो जाएगा। अब बकिया 6, 7, 8 हमेशा याद रखिए कि 6, 7, 8 हमारा ऑक्सिलरी कन्वर्टर के होते हैं। आ गया 9 तो आपका बैटरी और 3 हमारा ब्रेक सिस्टम हो जाता है। 9, 10 एक बैटरी का हो गया और एक ब्रेक सिस्टम का हो गया। 11, 12 आ जाइए। 11, 12 हमेशा रखिए एक HB1 HB2 पैनल होता है, उसके MCB को मॉनिटरिंग करने वाले को, जैसे कोई MCB ट्रिप करती है तो HB1 का तो SS11, यदि HB2 में ट्रिप करता है तो SS12। 13, 14 कैब हो जाता है। बचा 15, 16। 15 आपका फायर डिटेक्टर, 16 स्पीडोमीटर, 17, 18 आपका FLG1 FLG2 एंगल ट्रांसमीटर के लिए है, और हमारा 19 है हमारा ट्रेन बस। नेक्स्ट है कि DDU ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट इज प्रोवाइडेड विच पैनल, यानी ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट पर कौन सा पैनल, तो ये ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट हमारा C पैनल पे होता है। तो C पैनल पर क्या क्या होता है आप देख सकते हैं। DDU ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट होता है, LSFI लैंप होता है, BPFA लैंप होता है, आपका ये ZLC ZLI ZLDD, आपकी जो BVZ जो बजर बजता है वो भी लगा है, आपका BPFL लगा है, मिल जाएगा आपको, BPFL मिलेगा। हेडलाइट ब्राइट, हेडलाइट डीमर, मार्कर लाइट वाइट, मार्कर लाइट रेड, यानी ये सारे जो इक्विपमेंट लगे होते हैं हमारे C पैनल पे लगे होते हैं। नेक्स्ट है कंडेमन वेल्ट्स डाया अप इन द WAP7। तो यदि न्यू डाया पूछता है तो आपका 1092 mm होता है। कंडेमन डाया पूछता है तो आपका 1016 mm होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1016 mm। नेक्स्ट है व्हाट इन द मैक्सिमम इंचिंग मोड स्पीड। इंचिंग मोड ये कोल या खदानों में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जब हम इंचिंग मोड में गाड़ी चलाते हैं तो हम स्पीड को सेट करते हैं 0.8 से 1.5 kmph तक ये स्पीड चलता है। और इंचिंग मोड में यदि पूछता है तो हमारा BCD भी काम नहीं करता है, क्योंकि स्पीड 1.5 kmph ही रहता है। इंचिंग मोड के समय हमारा थ्रॉटल को भी नहीं मूव कराना पड़ता है। इंचिंग मोड में सिर्फ हम ZTL को ऑन करते हैं रिवर्सर को फॉरवर्ड करके, और इंचिंग मोड में सेट करने के लिए हमको ODDS में जाना पड़ता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1.5 kmph। नेक्स्ट है नंबर ऑफ होटल लोड कन्वर्टर अवेलेबल इन WAP7। तो आपको HLC की बात, होटल लोड कन्वर्टर पूछता है तो WAP7 में HLC पूछता है तो आपको लोको में 2 मिलेंगे। यदि लोकेशन बात पूछता है तो मशीन रूम नंबर 1 मशीन रूम नंबर 2 में मिलेंगे।
यदि होटल लोड WP5 में बात किया जाए तो इसमें भी 2 होटल लोड कन्वर्टर होते हैं। इसके लोकेशन में डिफरेंस है, ये SR1 SR2 के अंदर इनबिल्ड होता है, ये आपको अलग से कोई इसका इक्विपमेंट नहीं दिखेगा, होटल लोड के अंदर इनबिल्ड होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 होटल लोड कन्वर्टर। नेक्स्ट है होटल लोड कन्वर्टर आउटपुट वोल्टेज। अभी हमने इसके पहले इसका आंसर बता दिया है, वहाँ चर्चा कर रहे थे जहाँ पर वर्क आउटपुट वोल्टेज। तो HLC में इनपुट वोल्टेज 960 वोल्ट सिंगल फेज AC होता है और HLC आउटपुट वोल्टेज 415 वोल्ट 3 फेज 4 वायर AC आउटपुट करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3 फेज 4 वायर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ऑन कमांड द होटल लोड कन्वर्टर इज ए जनरेट व्हेन, यानी होटल लोड कन्वर्टर ऑन कमांड कब जनरेट करता है, जब हम लोग BLHO स्विच ऑन करते हैं। नेक्स्ट है द कॉमनली यूज टर्म TCN BCU, व्हाट डज TCN स्टैंड फॉर। ये TCN BCU जो हमारा जो 3 फेज लोको में जो हमारा SR लगा होता है TCN भेल करके, तो उसमें TCN का जो सॉफ्टवेयर लगा है उसी के सॉफ्टवेयर का नाम पूछा है कि इसका पूरा नेम क्या होता है। तो TCN इसका पूरा नेम होता है कि ट्रेन कम्युनिकेशन नेटवर्क। यदि VCU का पूछता है तो व्हीकल कंट्रोल यूनिट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ट्रेन कम्युनिकेशन नेटवर्क, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इन MU ऑपरेशन ऑफ 3 फेज लोको पैंटोग्राफ्स रेज। मल्टीपल लोको में पैंटोग्राफ क्या होता है, तो बोथ इंड, बोथ लीड, बोथ रियर, बोथ इंड, नन ऑफ द इज। तो इसमें बोथ रियर, दोनों लोगों का पिछला पेंटो रेज होता है बोथ रियर। इफ देयर इज ए ब्रेक बाइंडिंग ऑन द व्हील, यदि किसी व्हील पर ब्रेक बाइंडिंग हो जाता है तो इट व्हील रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या होगा, तो व्हील स्किडिंग होगा। नेक्स्ट है लिख रहा है कि द फॉल्ट मैसेज F0101 P1 रिजल्ट इन द, ये F01 का मतलब हमारा मेन पावर से संबंधित है, 01 P1 रिजल्ट। तो ये 01 P1 फॉल्ट अपना जो लोको में आता है वो होता है VCB स्टक इन ऑन पोजीशन, लोको विल बी शट डाउन। यानी जैसे मैसेज आएगा तो लोको हमारा शट डाउन होता है। यदि F0102 P का मैसेज आता है तो VCB स्टक इन ऑफ पोजीशन, ट्राई टू क्लोज VCB अगेन। तो इसका पूछा है कि F010 P1, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, मेन पावर ऑफ, यानी लोको शट डाउन हो जाएगा। व्हाट इज यूज इन द सेंटर पिवेट हाउसिंग। सेंटर पिवेट हाउसिंग में क्या उपयोग किया जाता है, तो सेंटर पिवेट हाउसिंग में एक क्लॉथन रिंग उपयोग किया जाता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है विच द टेस्ट इन द कैरिड आउट ऑफ इन द चेकिंग ऑफ इन द रोटर बार। रोटर बार की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो ये होता है ग्लोबलर टेस्ट, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है व्हाट इन द GG मॉड्यूल इन द बर। जो हमारे ऑक्सिलरी कन्वर्टर होते हैं, GG मॉड्यूल क्या होता है, ये GG मॉड्यूल जैसे एक होता है WRE मॉड्यूल, एक होता है GG मॉड्यूल। ये हमारे जो ऑक्सिलरी कन्वर्टर लगे होते हैं उसमें जो हमारा इन्वर्टर मॉड्यूल का एक ये प्रकार है। यदि इन्वर्टर मॉड्यूल पूछता है तो आपका WRE हो जाएगा। यदि रेक्टिफायर को कंट्रोलिंग रेक्टिफायर मॉड्यूल का नाम दिया गया है GG मॉड्यूल से, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि रेक्टिफायर मॉड्यूल को हम GG के नाम से जाने जाते हैं, GG मॉड्यूल। यानी रेक्टिफायर जो होता है हमारा GG मॉड्यूल होता है और इन्वर्टर मॉड्यूल को हम WRE मॉड्यूल के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका GG मॉड्यूल क्या होता है, कि हो जाएगा रेक्टिफायर, ETGA रेक्टिफायर। यह एक प्रकार का रेक्टिफायर है GG मॉड्यूल। यानी रेक्टिफायर को बोले तो GG मॉड्यूल और आपका इन्वर्टर को बोले तो WRE मॉड्यूल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रेक्टिफायर बी। नेक्स्ट है DDS स्टैंड फॉर, यानी जब हम लोग 3 फेज लोको में DDS में जाते हैं फॉल्ट को ढूंढने के लिए, जो फॉल्ट स्टोरेज होता है वो होता है डायग्नोस्टिक डाटा सेट। DDS मीन्स होता है डायग्नोस्टिक डाटा सेट। नेक्स्ट है द डिस्टेंस ऑफ वार्निंग बोर्ड फ्रॉम द न्यूट्रल सेक्शन लोकेशन इज मीटर फॉर द सिंगल लोकोमोटिव होल्ड ट्रेन्स। न्यूट्रल सेक्शन स्थान से चेतावनी बोर्ड की दूरी एकल लोकोमोटिव द्वारा खींची गई ट्रेनों के लिए कितनी दूरी होता है, तो होता है 500 मीटर, 250 मीटर, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है WAP4 लोकोमोटिव में W स्टैंड फॉर, W क्या होता है, तो यहाँ WAP4 में यदि W की बात करें तो ब्रॉड गेज होता है, A फॉर AC होता है, P फॉर पैसेंजर होता है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ब्रॉड गेज सी। नेक्स्ट है
दी कोको बोगी द इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मीन्स, कोको बोगी इन इलेक्ट्रिक लोको मीन्स क्या होता है? तो पहला दिया है 2 एक्सल पर बोगी, ये नहीं सही है। 2 एक्सल पर बोगी ये भी नहीं सही है। 6 एक्सल पर बोगी ये भी नहीं सही है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 3 एक्सल पर बोगी एंड द एक्सल डिपेंडेंट ड्राइव बाय इंडिविजुअल मोटर, यानी 3 एक्सल पर बोगी, कोको बोगी का मतलब प्रत्येक बोगी में 3 एक्सल होते हैं। नेक्स्ट है इन लोकोमोटिव स्टैंड आर प्रोवाइडेड टू सेंडर, इन लोकोमोटिव सेंडर आर प्रोवाइडेड टू, तो सेंडर किस लिए प्रोवाइड किया होता है? इम्प्रूव एडसन बिटवीन रेल एंड व्हील। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में बेबी सहायक कंप्रेसर मोटर का इनपुट वोल्टेज कितना होता है? तो इसका इनपुट वोल्टेज 110 वोल्ट डीसी होता है। जो हमारा 3 फेज लोको में बेबी कंप्रेसर है, इसका इनपुट वोल्टेज आपको 110 वोल्ट डीसी होता है। इसका एमसीबी पूछता है तो 48.2 है, कंडक्टर पूछता है तो 48.2 है। यदि इसका प्रेशर स्विच पूछे तो 26/172.4 होता है। नेक्स्ट है इन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फ्लैशर लाइट इज प्रोवाइडेड फॉर, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में फ्लैशर लाइट किसके लिए प्रोवाइड किया जाता है? तो दिया है विजिबिलिटी फॉर ट्रैक, इमरजेंसी पर्पस द वार्न लोको पायलट ऑफ इन द ट्रेन कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अपोजिट दिशा में आने वाले लोको पायलट के चालक को अलर्ट करने के लिए, सचेत करने के लिए। इन 3 फेज जीटीओ बेस्ड WG9 लोकोमोटिव बर मीन्स क्या होता है? तो बर मीन्स क्या होता है? इसका ऑप्शन जाएगा डी, ऑक्सिलरी कन्वर्टर। ट्रैक्शन लिंक्स आर प्रोवाइडेड इन 3 फेज WG9 लोको, यानी 3 फेज WG9 लोकोमोटिव में कितने ट्रैक्शन लिंक प्रदान किए गए हैं? तो ए 2 होते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। रीजेनरेटिव ब्रेकिंग इन द अवेलेबल इन द, यानी किस लोको में रीजेनरेटिव ब्रेक कन्वेंशनल एमयू में गलत है? 3 फेज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, तो इसका आंसर सही हो जाएगा 3 फेज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। नेक्स्ट है इन लोकोमोटिव द मशीन यूज फॉर इन द व्हील टर्निंग या प्रोफाइलिंग इज, तो वर्टिकल लेथ मशीन का प्रयोग किया जाता है लोको के व्हील को टर्निंग के लिए। नेक्स्ट है इन द 3 रेजिस्टेंस ऑफ 9 ohms each are connected in parallel, then their equivalent resistance will be ohms, यानी 3 रेजिस्टेंस जो हमारे पैरेलल 9 ओम के 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हैं, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान क्या होता है? तो यदि पैरेलल में पूछा गया है तो देखेंगे कि यदि हमारा जो भी रेजिस्टेंस है पैरेलल में जुड़ा है तो उसका इक्विवेलेंट मान होता है 1/R1 = 1/R1 + 1/R2। जो इस तरह के सर्किट से आप देख सकते हैं, ये फार्मूला आपका है, तो आप उस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। देखेंगे कि 1/R1 1/9 + 1/9 + 1/9, यानी 3 रेजिस्टेंस थे 9 ओम के, तो 1/R1 = 3/9, तो 1/R = 1/3, यानी टोटल R का मान हो जाएगा 3। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3। धन्यवाद साथियों। यदि किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो या क्वेश्चन गलत लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। हो सकता है मुझसे भी कोई क्वेश्चन की गलत आंसर दिया गया हो तो उस क्वेश्चन को आप सही मान लिया जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।